नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर के बारे में। सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में, समाजशास्त्र के प्रकार के बारे में, समाज शास्त्र की जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में, क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है या फिर समाजशास्त्र एक आर्ट का सब्जेक्ट है। दोनों से संबंधित तथ्यों को विश्लेषण करने के बाद में मैं यह भी बताऊंगा कि आखिरकार समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है, यानी कि जो रियल एक प्रकार से नेचर है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का, वो बेसिकली है क्या। यानी कि मैं केवल दोनों पहलुओं पर चर्चा नहीं करूंगा, यानी कि मैंने ये बता दिया कि भाई समाजशास्त्र विज्ञान है तो कैसे है ये तो बताऊंगा। इसके अलावा समाजशास्त्र अगर एक आर्ट है, मानविकी का सब्जेक्ट है तो क्यों है वो भी बताऊंगा। इसके साथ साथ वास्तव में क्या है वो बताऊंगा। कई विद्वानों ने क्या क्या बातें बताई हैं उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे कहीं से भी एग्जामिनर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ ले, आप आसानी से कर पाएंगे। परीक्षा लिखित होती है या ऑब्जेक्टिव होती है, आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सभी कॉलेज सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस यही है, ठीक है। तो बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस ऑलरेडी लगातार डिस्कस हो रहे हैं और चैप्टर वाइज क्लासेस हो रही हैं। चैप्टर नंबर 1 की क्लास हो चुकी है, चैप्टर नंबर 2 में आज हम चर्चा करेंगे। ये न्यू बैच है 2025-26 की परीक्षाओं के लिए, 27-28 सभी के लिए वैध होगा ये, तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना। समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं का परिचय आपके पेपर का नाम है। यहाँ तक कि जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि भाई मैं चर्चा करूंगा जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर से, उसको भी बता दूंगा और दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तैयारी तो हो ही जाएगी। तो चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमको क्या पढ़ना है, समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में, मानविकी उन्मुख और वैज्ञानिक उन्मुख दोनों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब भी किसी सब्जेक्ट की प्रकृति के बारे में हम डिस्कस करते हैं, प्रकृति माने सीधा सीधा होता है उस सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, यानी कि वो एक प्रकार से मानविकी का सब्जेक्ट है या साइंस सब्जेक्ट है, इसके बारे में ये एक प्रकार से एक चर्चा का विषय बन जाता है, ठीक है। तो आइए इसी को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार समाजशास्त्र है क्या। अब देखें, दिखाई पड़ रहा होगा बिल्कुल आपको स्पष्ट। चले, आपको एक प्रकार से संपूर्ण कोर्स पढ़ना है तो वो क्लासेस आपकी यूट्यूब पर होती रहेंगी, लेकिन अगर आपको पीडीएफ नोट्स इसके प्राप्त करने हैं या आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो उसका कोर्स लॉन्च किया गया है। तो जिनको भी कोर्स लेना होगा उसको लेकर के मैं अभी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। चले मैं बता दूँ आपको कि कोर्स कैसे लेना है। अगर आप एक प्रकार से प्रत्येक चैप्टर की, समाजशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 हुआ उसकी पीडीएफ, सिलेबस की पीडीएफ, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 आज हो रहा है, इसकी पीडीएफ जो होगी, पीडीएफ वगैरह जो नोट्स होंगे ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको जब आप कोर्स ले लेंगे, किसका, हिंदी वाला कोर्स लेंगे, उस ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको इसका जो एक प्रकार से पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी नहीं है तो आपके लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, ठीक है, एक अलग प्रकार के कोर्स की जिसमें हर एक सब्जेक्ट आपके हों, वहाँ पर क्लासेस और पीडीएफ नोट्स की व्यवस्था करी जाएगी। उसकी भी प्राइस बहुत ही कम रखी जाएगी। देखिए, हिंदी का जो कोर्स है, अगर आपका समाजशास्त्र सब्जेक्ट है और हिंदी भी सब्जेक्ट आपका साथ ही में है तो आपकी एक प्रकार से जान लीजिए चांदी, चूंकि मात्र 100 रुपये में कोर्स लॉन्च किया गया है हिंदी साहित्य का, जिसमें लगभग 6-7 क्लास हो चुकी हैं, 7 क्लास हो चुकी हैं और क्लास लगातार हो ही रही हैं। तो आपको वीडियोस फॉर्म में ही सारे लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। आपको क्लासेस जो होंगी वो यूट्यूब पर मिलेंगी, वो लाइव फॉर्म में आपको मिलेंगी, ठीक है। और परीक्षा के अंतिम समय में आपको लाइव लेक्चर्स और लाइव महामैराथन क्लास, इसके अलावा लाइव टेस्ट की व्यवस्था भी करी जाएगी, उसका भी पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा। तो मॉडल पेपर से लेकर के मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो, विभिन्न विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर, ये सब आपको मिलेंगे मात्र 100 रुपये में। हिंदी का कोर्स, हिंदी में आपको पढ़ना क्या है, प्रथम सेमेस्टर में हिंदी में आपको पढ़ना हिंदी काव्य के बारे में, हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य आपको पढ़ना। सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है, आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा उसको। इसमें आपको करना क्या है, आपको 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है और यहीं पर आपकी, इस पर आपको एक प्रकार से एसएमएस करके लिख देना कि सर जी हमको हिंदी साहित्य बीए प्रथम सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, तो आपको एक प्रकार से कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। मात्र आप 100 रुपये सेंड कर देंगे, आपके पास एक स्कैनर सेंड करूंगा, उसी पर आपको 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप से और आसानी से आप उसी ग्रुप में जुड़ करके पीडीएफ नोट्स प्राप्त करते रहेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के। यहाँ तक कि यहाँ पर भी, ये भी अगर हिंदी के कोर्स आप लेते हैं तो इसी के साथ साथ आपका जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन का एक प्रकार से जो पेपर होता है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन का पेपर यानी स्वच्छता, ठीक है,
तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी खाद्य पोषण और स्वच्छता का जो पेपर होता है, जो कि BA BSc BCom का सभी का एक प्रकार से पेपर है, और ये एक प्रकार से अनिवार्य पेपर होता है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके भी PDF नोट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरीके से हिंदी के कोर्स लेने के लिए अभी SMS करें 9161936062 पर, जिसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की PDF वगैरह मिलती रहती है और हर एक सब्जेक्ट की क्लास भी वहीं पर आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर तो आपकी क्लास विधिवत तरीके से होती ही रहती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप PDF नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, बेहतर पढ़ना चाहते हैं, TGT PGT की तैयारी करना चाहते हैं, आगे चल करके नेट JRF किसी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, या आप एक प्रकार से UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे ग्रुप से जुड़े रहेंगे, तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा हर एक चीज़ का। चूँकि एक प्रकार से मैं खुद UPSC की तैयारी कर चुका हूँ, लगभग 4 साल मैंने तैयारी करी हुई है। ठीक है, तो उसको लेकर के और परेशान नहीं होना आपको। मैं गाइडेंस जो दूंगा वो सही दूंगा, आपको अच्छे तरीके से समझाने का ही प्रयास करूंगा, हर एक पॉइंट को विधिवत तरीके से। देखें, समाजशास्त्र की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, क्या नेचर है इसका समझते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति यानी नेचर से हमारा तात्पर्य इस बात से है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है कि कला है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है कि कला है। क्या समाजशास्त्र अपने अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है? अगर जो शास्त्र, जो विज्ञान वैज्ञानिक पद्धतियों का, साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करके एक प्रकार से अध्ययन करता है, वो एक प्रकार से साइंटिफिक सब्जेक्ट या साइंस सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, इन प्रश्नों के संदर्भ में विद्वानों में एक मत, एक प्रकार से विद्वान नहीं है कि जो समाजशास्त्र का अध्ययन है उसमें केवल वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है। यानी समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का भी प्रयोग होता है, ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग होता है, आगमनात्मक, निगमनात्मक, कैसे कई पद्धतियों का प्रयोग होता है, जो कि एक प्रकार से कुछ वैज्ञानिक है, कुछ अवैज्ञानिक है। तो इसके मामले में विद्वान एक मत नहीं है। समाजशास्त्र की प्रकृति के संदर्भ में कुछ विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र जो है वो एक विज्ञान है, यानी कि सोशोलॉजी इज अ साइंस। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है, यानी कि एक प्रकार से एक कला है। अब जो विद्वानों ने एक प्रकार से समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना है, उनके विषय में हम तर्क देखेंगे, और जिन्होंने नहीं माना है वो क्यों नहीं माना है इसको जानेंगे, और जिन्होंने माना है वो किन आधार पर माने हैं वो बताऊंगा। बेसिकली कोई सब्जेक्ट विज्ञान तब होता है जब वह सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है, तब वह एक प्रकार से क्या माना जाता है भैया, तब वह विज्ञान माना जाता है। और समाजशास्त्र के हिसाब से देखें तो ये भी सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध होता है, लेकिन ये एक प्रकार से पूर्ण विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। ये विज्ञान तो है लेकिन एक प्रकार से पूर्ण विज्ञान नहीं है। अभी मैं आगे चल करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। हम मान करके चलते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, भूल जाओ कि फलाने फलाने विद्वान ने क्या कहा है। अब इस समय इतना आपके ध्यान में होना चाहिए कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। चूंकि मैं आपको सिद्ध करूंगा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, और कैसे नहीं उसके भी तर्क दूंगा। अब दोनों तर्क आपके दिमाग में घूमेंगे, लड़ेंगे, टकराव होगा, उसके बाद में कुछ निचोड़ निकलेगा, और वो निचोड़ जो होगा वही एक प्रकार से इसकी रियल जो एक प्रकार से नेचर होगा वही होगा। कुछ 3-4 पहलुओं के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि वास्तव में सोशियोलॉजी क्या है। क्योंकि विभिन्न विद्वान हुए हैं और अपने अपने हिसाब से सभी लोगों ने चीजें कही। जैसे कि आप देखते हैं पंडित जी लोग कथा कहते हैं, तो उसमें तुलसीदास जी ने कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविध बहुसंता। यानी एक प्रकार से बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे कथावाचक हैं, अपने अपने हिसाब से सभी अपने अपने भगवान की गुणगाथा करते हैं। सभी का लक्ष्य एक होता है, उस परम सत्ता तक पहुंचना। तो ऐसे ही एक प्रकार से ये आखिरकार है क्या, इसको समझेंगे। मार्ग अलग अलग है लेकिन उद्देश्य सेम ही है। पहला पॉइंट, पहला हम डिस्कस करेंगे समाजशास्त्र एक विज्ञान है। क्यों है, उसके कई पहलू हैं, समझते हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। जो भी विद्वान यह मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, वे इसके होने के संदर्भ में कई तथ्य यानी कि कई फैक्ट प्रस्तुत करते हैं। वो फैक्ट कौन कौन से हैं, तो पहला फैक्ट तो विद्वान लोग बताते हैं। पहला फैक्ट ये है, जो एक प्रकार से विद्वान हैं कि जो विद्वान कहते हैं कि समाजशास्त्र एक साइंस है, एक विज्ञान है, उन्होंने कई तर्क दिए। पहला तर्क ये दिया कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग इसमें होता है, यानी कि साइंटिफिक मेथड का प्रयोग समाजशास्त्र में किया जाता है। विद्वानों का मानना रहा कि समाजशास्त्र जो है उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि समाजशास्त्र अपने अध्ययनों में अनेक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा ही उपकल्पनाओं का परीक्षण और सामाजिक नियमों का या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अतः समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, यानी कि उपकल्पनाएं होती हैं। उपकल्पना यानी परिकल्पना से पहले बनाई जाती है। उपकल्पना का मतलब सीधा सीधा होता है कि कोई नियम कायदा बनाने से पहले उसकी एक धारणा, एक सांचा बना लिया जाता है। जैसे ईंट भट्ठे में ढालने से पहले उसको सांचे में कलेक्शन करा जाता है,
मिट्टी का, फिर उसके बाद में उसको भट्ठे में लगा करके उसको सेका जाता है और पकाया जाता है, तो ईंट का निर्माण होता है। अब उसमें जिस सांचे में उसको ढालेंगे उसी तरीके से वो बन जाएगा। कुम्हार का एक प्रकार से जो चाक होता है वो सांचा के हिसाब से बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक इसलिए है, इन विद्वानों ने कहा, चूंकि समाजशास्त्र में सामाजिक या समाजशास्त्र का अध्ययन जो होता है वो एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके होता है, यानी कि साइंटिफिक जो मेथड होता है उसके प्रयोग के द्वारा समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो ये आधार इन्होंने दिया। अब चूंकि क्यों किसमें होता है, उपकल्पनाओं के निर्माण में, उपकल्पना बनाने में, उपकल्पनाओं की जांच करने में। उपकल्पना यानी उपकल्पना सही है कि नहीं है उसकी जांच परख करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। और जिस भी शास्त्र या विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है वह शास्त्र या विज्ञान समाजशास्त्र मतलब हो चाहे जो भी हो वो विज्ञान कहलाता है। कुल मिलाकर के जिसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होगा वो वैज्ञानिक विषय वस्तु ही होगी। ठीक है। दूसरा तर्क क्या दिया, दूसरा तर्क इन विद्वानों ने दिया कि समाजशास्त्रीय ज्ञान प्रमाण पर आधारित है। क्या, समाजशास्त्रीय ज्ञान जो है, जानकारी जो समाजशास्त्र में दी जाती है वो प्रमाण पर आधारित है, यानी कि ऐसे हवा में या हौके में नहीं बताते हैं समाजशास्त्री कि ऐसे कह दिया बस हो गया। उनके पीछे तर्क होता है, उनके पीछे प्रमाण होता है, तथ्य होते हैं, सार्वभौमिक चीज़ें होती हैं, सारी नहीं लेकिन कुछ प्रमाण देते हैं। समाजशास्त्री ज्ञान और अध्ययन तर्क और प्रमाणों के आधार पर आधारित होते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक इस आधार पर भी हो जाती है। जब कोई शास्त्र, कोई विज्ञान एक प्रकार से हर एक पॉइंट की एक प्रकार से तर्क और प्रमाण के साथ व्यवस्था या व्याख्या प्रस्तुत करता है तो वह शास्त्र या विज्ञान, वह शास्त्र या एक प्रकार से जो विषय होता है वो वैज्ञानिक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये भी तर्क सही है। तीसरा तर्क विद्वानों ने दिया कि समाजशास्त्र जो है वो क्या है का अध्ययन है। क्या है का मतलब क्या, जैसे समाजशास्त्र में समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र क्यों है, समाजशास्त्र कैसे है, तो इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर कोई भी मुद्दा क्या है, कोई भी मुद्दा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे तमाम प्रकार की जानकारी इकट्ठा एक प्रकार से जिस शास्त्र या विज्ञान में किया जाता है वो एक प्रकार से विज्ञान होता है। तो क्या है का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र विज्ञानों की तरह क्या है का अध्ययन करता है, डीप में जाता है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से भी समाजशास्त्र एक विज्ञान माना जा सकता है। तो ये भी तर्क बिल्कुल ठीक ही दिया। इसके अलावा कुछ विद्वान एक प्रकार से और आते हैं, उन्होंने कहा चौथा तर्क क्या दिया जाता है, चौथा तर्क ये है तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण, यानी जो डाटा होता है, फैक्ट होते हैं, जानकारी होती है, उस जानकारी का वर्गीकरण करता है समाजशास्त्र। वर्गीकरण मतलब समझते हैं, यानी समाजशास्त्र में आप पढ़ेंगे सोशल रिसर्च मेथड, आगे चल करके आप जब आप सोशल रिसर्च मेथड पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा क्या भैया, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा वर्गीकरण और विश्लेषण, डाटा एनालिसिस वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा। तथ्यों का सारणीबद्ध तरीके से माध्य मतलब कि मध्यमान हो गया, माध्य हो गया, ठीक है, माध्यिका है, बहुलक है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक प्रकार से वैज्ञानिक चीज़ों के माध्यम से ही, चूँकि किसी भी मुद्दे में अगर किसी भी शास्त्र विज्ञान वर्गीकरण और विश्लेषण करता है, एनालिसिस और एक प्रकार से कैटेगराइजेशन करता है, तो जान लीजिए तथ्यों का, वो जान लीजिए साइंस है। विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र में भी अपने तथ्यों को एकत्रित करता है समाजशास्त्र, उसको वर्गीकरण करता है, उसको बांटता है कैटेगरी में तमाम सारे, और घटनाओं तथा मतलब घटनाओं का और तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन भी करता है। बिल्कुल, इसीलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है, ये भी क्लियर हुआ। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि सिद्ध करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। वो फैक्ट कौन कौन से हैं? पहला फैक्ट ये है महोदय, देखिए पहला फैक्ट मतलब अब पांचवा फैक्ट ये है कि कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है। कोई भी मुद्दा क्यों है और वो एक प्रकार से कैसे है और किस लिए है, उसका परिणाम क्या होगा, सारी बातें बताता है। समाजशास्त्र केवल तथ्यों का या जानकारी का एकत्रित करना ही नहीं होता है, बल्कि जानकारी को इकट्ठा करता, तथ्यों को इकट्ठा करता है और कार्य कारण संबंधों की भी व्याख्या करता। तो ये भी एक प्रमाण है। इसके अलावा कार्य कारण मतलब कि एक प्रकार से क्यों है कोई चीज़ें, कैसे हैं और इसका क्या कारण रहा, किन कारणों से हुआ, ये सब बताता है। इसके अलावा समानवीकरण या सिद्धांत निर्माण का प्रयास। समानवीकरण या सिद्धांत निर्माण मतलब कि जब कोई एक प्रकार से रिसर्च स्कॉलर होते हैं तो किसी मुद्दे में जाकर किसी मुद्दे पर रिसर्च करते हैं, किसी समस्या के समाधान हेतु रिसर्च करते हैं, तो एक प्रकार से रिसर्च करने के बाद में एक प्रकार से सिद्धांत बनाया जाता है कि भाई वो सिद्ध करते हैं कि भाई ये चीज़ मैंने रिसर्च करी और ये फैक्ट है, इस फैक्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है। तो वो एक सिद्धांत बना देते हैं, जैसे कि सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, सावयवी एकता का सिद्धांत। ऐसे ही एक प्रकार से जो है कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब सिद्धांत दिए। दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत, तो उन्होंने एक प्रकार से सिद्ध किया, तथ्य दिए, प्रमाण दिए और बताया कि ये चीज़ें ऐसी होंगी तो ऐसी सिचुएशन आएगी। तो वो एक प्रकार से उन्होंने उस घटना का पहले अध्ययन किया होगा, उसके बाद में उसको निष्कर्ष निकाला होगा, उसके बाद में फिर समानवीकरण किया होगा, एक सिद्धांत बनाया होगा, नियम बनाया होगा। तो नियम जिस शास्त्र या विज्ञान में बनाए जाते हैं या एक प्रकार से सिद्धांत
सिद्धांत बनते हैं। सिद्धांत मतलब जो सिद्ध हो चुका है, सिद्ध अंत, सिद्ध करने के बाद में उसका सिद्ध हो चुका है, हेंस प्रूव्ड है, उसके बाद में फिर वो चालू है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन किए जाते हैं और सामाजिक वास्तविकताओं को समझने का प्रयास किया जाता है। अतः इसमें समानवीकरण करने एवं सिद्धांतों का निर्माण करने के प्रयास भी किए जाते हैं। तो ये है एक प्रकार से आपका समाजशास्त्र, जो कि एक वैज्ञानिक विषय वस्तु है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट कुछ और है जो कि समझना चाहिए आपको। अगला पॉइंट है कि सामाजिक सिद्धांतों का पुनर्परीक्षा। सामाजिक सिद्धांत जैसे आत्महत्या का सिद्धांत जो दुर्खीम ने दिया आज से कई साल पहले, तो उसकी पुनर्परीक्षा यानी उसकी दोबारा परीक्षा भी आप कर सकते हैं। जो कोई भी सिद्धांत समाजशास्त्र का होगा उसकी आज जो सिद्धांत दिया गया उसकी 10 साल बाद आप परीक्षा ले सकते हैं, तब भी डाटा लगभग वैसे ही आसपास निकलेगा। तो ये भी जिस शास्त्र या जो है विषय में होता है वो विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के लिए यह आवश्यक होता है कि उसके द्वारा प्रतिपादित नियम जो हैं यानी जो जानकारी है उसका पुनरीक्षण या पुनर्परीक्षण किया जा सके, यानी कि दोबारा से उसकी जांच करें तो वही आए। समाजशास्त्र में मतलब विज्ञानों की भांति केवल सिद्धांतों का निर्माण ही नहीं करता बल्कि उसका पुनर्परीक्षा भी करता है। अतः समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इस आधार पर हम कह सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अगला जो एक प्रकार से पॉइंट है वो ये है, और लास्ट पॉइंट है विज्ञान के लेकर के तर्क, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। विद्वानों ने कहा कि भविष्यवाणी करने में समर्थ है। जो शास्त्र या जो विषय भविष्यवाणी करता कि आज के 10 साल बाद समाज ऐसा होगा या आज के 10 साल बाद ऐसा होगा, तो वो एक प्रकार से विज्ञान होता है। विज्ञान के द्वारा ही ऐसा बताया जा सकता है। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करके यह बताने का भी प्रयास करता है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होगा, यानी क्या है की व्याख्या करता है और भविष्यवाणी करने में भी समर्थ है। अतः विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र की भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र भविष्य में क्या होगा ये बताता है। अतः समाजशास्त्र भी एक क्या है, विज्ञान की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये तो रही भाई विज्ञान, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसको लेकर के विभिन्न विद्वानों के तर्क। अब दूसरा पहलू समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी मुद्दे के दो पहलू होते हैं। कहा जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब दो लोग झगड़ा करते हैं तो ये कहा जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, कुछ ना कुछ गलती दोनों की रही होगी, इस वजह से एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा होता है। तो दूसरा देखें पॉइंट क्या है। देखिए दूसरा पॉइंट आपका ये है, समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। इसके बारे में विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से तर्क दिए। जहाँ कुछ विद्वानों का यह मानना रहा था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, वहीं कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। जो विद्वान यह मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है, वो कहते हैं, वो कई तर्क देते हैं, और क्या तर्क है उसको समझने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र इसलिए एक प्रकार से विज्ञान नहीं है क्योंकि समाजशास्त्र, पहला तर्क क्या देते हैं ये लोग कि समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव है। अभाव माने होता है क्या, कमी है। किसका कमी है, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी की कमी है। यानी कि जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे 2 और 2 बराबर 4 ही होता है, ये एक विज्ञान कहता है। मैथ एक विज्ञान ही है, तो मैथ 2 और 2 4 कहता है। अब ये एक प्रकार से आज जोड़ो चाहे 10 साल बाद जोड़ो ये यही आएगा। तो ये एक प्रकार से इसलिए वस्तुनिष्ठ है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो या तो सही होते हैं या गलत होते हैं, या तो सही या गलत होते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सही थोड़ा गलत हो गए। लेकिन जो सब्जेक्टिव होते हैं, आत्मनिष्ठ क्वेश्चंस होते हैं, वो एक प्रकार से कुछ सही कुछ गलत और सही, बहुत ज़्यादा सही, इस तरीके से होते हैं। जैसे जब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो कुछ लिखा रहता है तो नंबर एग्जामिनर दे देते हैं। मेरी कई प्रोफेसर से बात होती तो उनसे मैं पूछता हूँ, क्योंकि एक प्रकार से मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। इसके अलावा और भी आसपास के जो कॉलेजेस हैं, कई सारे प्रोफेसर संपर्क में हैं, और BHU के तो लगभग 30 से 35 प्रोफेसर जो है हिंदी विभाग के लगभग एक प्रकार से और कई विभाग के संकलित मतलब की हैं संपर्क में। तो कहीं ना कहीं पे उनसे मेरी बातचीत जब हुई, मैंने उनसे पूछा, चूँकि मैं पढ़ा भी 2 साल वहाँ पर MA किया हिंदी साहित्य से, तो वहाँ सब एक प्रकार से कुछ सरजी वर्जी से आना जाना लगा रहता था, मिलना जुलना होता रहता था। ठीक है, मैं पूछता रहता कि सर जी जो है मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ और थोड़ा एक प्रकार से बच्चों के बारे में कुछ बताएं। तो सीधा सीधा ही बताते थे कि देखें ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते तो उनमें कुछ हम कर नहीं सकते, लेकिन जो लिखित होते तो उनमें जब कॉपी वगैरह चेक होती है तो क्या होता है कि भाई अगर बच्चे ने लिखा है, तो जैसे बच्चे ने कुछ लिखा है उस टॉपिक के बारे में, जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे ने अच्छा लिखा, 2 पेज लिखा है और उस टॉपिक के बारे में लिखा है, हो सकता है वो उत्तर पूरा सही ना लिखा हो, लेकिन फिर भी 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 4 नंबर तो उसको दे ही देते हैं एग्जामिनर। तो इसीलिए जब भी आपका एक प्रकार से पेपर हो, कॉपी लिख रहे हो आप, तो ये घबराने की कोशिश ना करें कि हमको एग्जैक्ट जो हमारी पुस्तक में लिखा था या जो गुरुजी ने बताया था वो नहीं याद है। याद नहीं करना, आपको समझ लेना है और अब समझ करके अपने हिसाब से उसको लिखना है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है।
आपको नंबर मिलेगा। इसीलिए लिखित परीक्षाओं में आपको नंबर एक प्रकार से मिल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आप फेल हो जाते हैं। लिखित में आप बहुत कम फेल होते हैं, बहुत कम बच्चे लिखित में फेल होते हुए देखे गए हैं। अगर वैसे नहीं कह सकते कि आप एकदम से वैसे हो कि लिख ही ना पाओ तो फेल हो जाबो, लेकिन अगर लिख लिए वो तो पास हो, क्यों बचाए ना पे, कुछ भी लिखे रहबो तो उस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको नंबर मिल जाना है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठता जो होती है उसमें या तो सही या तो गलत होता है, और विज्ञान जो होता है एक प्रकार से उसमें एक प्रकार से या तो सही या तो गलत, गलत या सही डायरेक्ट। लेकिन समाजशास्त्र क्या है, कुछ सही कुछ गलत पर काम करता है, यानी कि ये सब्जेक्टिव चीज़ों पर है। तो समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव है, अतः समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं कही जा सकती। अब देखो पासा पलट रहा है महोदय कि नहीं पलट रहा, बिल्कुल पलट रहा है। चलें अब दूसरा समझो महोदय, चलो दूसरा समझ रहा ना, कोनो जरूरत नहीं कि भाई अभी समाजशास्त्र पढ़ के आए हो, कोनो जरूरत नहीं है। अब यहाँ आयो है समाजशास्त्र विधिवत पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोनो उ नाई अकताक नाई है कि हमें लंदन जाए खे, दिल्ली भागे खे, करे खे करे खे, आराम से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, ज़्यादा घबराए की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लास होती रहेगी ऐसे धीरे धीरे जैसे हो रही है, हर एक सब्जेक्ट की क्लास लेंगे हम, परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, चले अब कुछ दूसरा तर्क ये देते हैं विद्वान लोग, क्या कि सामाजिक घटनाओं और व्यवहारों की प्रकृति, सामाजिक घटनाओं और व्यवहारों की जो प्रकृति है वो कैसी होती, जटिल होती है, अतः इनका वास्तविक अध्ययन संभव नहीं है। यानी जो भी सामाजिक घटनाएं होती हैं और जो व्यवहार होते हैं सोशल के, वो एक प्रकार से बहुत ही कठिन होते हैं, सरल नहीं होते हैं, उनकी प्रकृति बड़ी जटिल होती है। उनको समझ पाना एक प्रकार से हलवा नहीं होता, हलवा खाने जैसा। ठीक है, उनको समझ पाना कठिन काम होता है। इसीलिए जिस चीज़ की प्रकृति को एक प्रकार समझ पाना कठिन होता है या जटिल होता है, उसका अध्ययन एक प्रकार से उतने अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। इस कारण से भी समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं कही जा सकती। ठीक है, इस बात को लेकर के या इन विचारों को लेकर के खंडन करते हैं विद्वान। और भी बात विद्वान बताते हैं, कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं और व्यवहारों की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। क्योंकि सामाजिक घटनाएं और सामाजिक व्यवहार जो आज हैं वो कल हो सकता है बदल जाएं या कल दूसरे तरीके से हो जाएं। यानी सामाजिक जो एक प्रकार से प्राणी होता है, मनुष्य होता है, मैन इज अ सोशल एनिमल, अरस्तु ने कहा था, और मैकाइबर पेज ने कहा था कि मनुष्य के बीच जो संबंध होते हैं उन, यानी समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है, और जब समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है, संबंधों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। तो आप जानते होंगे संबंधों में परिवर्तन कैसे होते हैं, आप एक प्रकार से झेल रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे हमारे। ठीक है, परेशान नहीं होना आपको उसको लेकर के कि भाई हमको कोई छोड़ के चला गया तो हम एकदम से तबाही मचा देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सामाजिक घटनाओं और व्यवहार ये हमेशा बदलते रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन से आप कभी किसी को नहीं रोक पाओगे, हमेशा आप किसी को बंदिश में भी नहीं रख पाओगे। तो इसीलिए सामाजिक जो घटनाएं हैं, सामाजिक व्यवहार है, वो भी लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। और जब परिवर्तन होता रहता है इसमें, तो भाई आज हमने कोई सिद्धांत बना दिया, अब 10 साल बाद वो परिवर्तन होगा तो वो सिद्धांत बेकार हो जाएगा ना। जैसे कि नई शिक्षा नीति आई, पुराना सिलेबस सब बेकार, नया सिलेबस आ गया, तो ये चीज़ें। ठीक है, तो परिवर्तनशीलता के कारण से इनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। यानी चूंकि ये परिवर्तनशील है, मनुष्य का व्यवहार भी परिवर्तनशील है, और चूंकि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में, मनुष्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो जब उसी में परिवर्तन हो रहा है तो एक प्रकार से इसकी प्रकृति वैज्ञानिक कैसे हुई, दैट इज इम्पॉसिबल या कम पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं पे तर्क इनके भी सही हैं, और तर्क वो भी पहले जो मैंने बताए थे वो भी सही हैं। अगला तर्क क्या है, चौथा, विद्वानों का यह भी मानना है कि समाजशास्त्र मापन करने में असमर्थ है। यानी कि किसी भी चीज़, सामाजिक व्यवहार कितना है, आप किसी से कितना प्यार करते हैं, आप किसी से कितनी नफरत करते हैं, कितनी घृणा करते हैं, आप किसी से कितना क्रोध में आ गए, तो क्रोध नापने की मशीन उसको एग्जैक्ट तरीके से आपने कि 1 लीटर क्रोध है, 2 क्रोध आ गया, 4 ठू प्यार आ गया उनको, या एक प्रकार से 4 मिलीलीटर घृणा उनको आ गई, तो ये एक प्रकार से इसको नाप नहीं सकते, मेजरमेंट आप नहीं कर सकते भावनाओं का, इमोशंस का। इसके अलावा सामाजिक व्यवहार को आप नहीं माप सकते, सामाजिक संबंधों को आप नहीं माप सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मापन करने में समाजशास्त्र असमर्थ है, अतः यह विज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा
पांचवा तर्क ये देते हैं विद्वान कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव है। प्रयोगशाला मतलब कि प्रैक्टिकल की जो एक प्रकार से लाइब्रेरी जिसको आप बोलते हैं, तो लाइब्रेरी नहीं है इसमें। जैसे केमिस्ट्री वगैरह की लाइब्रेरी होती, वहाँ पर एक प्रकार से टेस्ट होते हैं फार्मूला वगैरह, ठीक है, कुछ मिला करके कुछ बनाया जाता है। भौतिक शास्त्र में भी होता है, भौतिक विज्ञान में, जबकि समाजशास्त्र में कोई प्रयोगशाला नहीं होती है। प्रयोगशाला की कमी है या कम है, अतः समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। बिल्कुल ठीक बात भी है। इसके अलावा और भी तर्क दिए गए, जैसे कि विद्वानों का यहाँ तक भी मानना है कि सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं। अमूर्त का मतलब होता है, देखिए मूर्त और अमूर्त समझे। मूर्त माने जिसको आप छू सकें और देख सकें, और अमूर्त का मतलब होता है जिसको आप ना तो देख सकें और ना ही छू सकें, यानी डोंट टच एंड डोंट सीन इज कॉल्ड अमूर्त, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यानी अमूर्त का मतलब सामाजिक घटनाएं, सामाजिक, जैसे प्यार, आप प्यार को ना तो छू पाते हैं ना देख पाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती, ना तो उसको आप देख पाते ना ही छू पाते हैं, इनका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं कर पाते और वैज्ञानिक अध्ययन नहीं होगा जब तक आप उसको प्रत्यक्ष तरीके से नहीं देखेंगे। इसके अलावा समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में भी असमर्थ है। भविष्यवाणी कुछ विद्वानों ने कहा था कर सकता है, लेकिन कुछ हद तक कर सकता है, कुछ सीमा में कर सकता है। चूंकि परिवर्तन हो जाएगा तो परिवर्तन के हिसाब से नियम आपके भंग हो जाएंगे। तो समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में भी असमर्थ है, जो विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। विज्ञान जो सब्जेक्ट होता है वो एक प्रकार से क्या करता है, विज्ञान में भविष्यवाणी होती है कि भाई भविष्य में ये होगा, जैसे पानी बरसेगा, इसकी जानकारी एक प्रकार से विज्ञान बता देता है कि भाई हाँ इतने समय पर यहाँ पर बारिश होगी। लेकिन समाजशास्त्र ऐसा नहीं बता पाएगा कि किस समाज में कितने हद तक परिवर्तन होगा और कितना परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा ये तो समाज बताएगा, समाजशास्त्र बताएगा परिवर्तन होगा उस समाज में, लेकिन कितना परिवर्तन होगा, कब होगा, कैसे होगा, पूरा डिटेल जानकारी वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। तो जो कि विज्ञान की विशेषता है, महत्वपूर्ण परिवर्तन मतलब भविष्यवाणी करना, वो एक प्रकार से समाजशास्त्र में नहीं दिखती है, बहुत कम दिखती है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र की प्रकृति या वास्तविक प्रकृति को रॉबर्ट बीरस्टीड नाम के एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने एक प्रकार से कहा कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक है, और उन्होंने कई तथ्यों के द्वारा उसको स्पष्ट करने का भी प्रयास किया। अब आइए इसकी रियल या एक प्रकार से वास्तविक प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। रॉबर्ट बीरस्टीड की परिभाषा ये एक प्रकार से कई विद्वानों ने इसको मानी है, मतलब उन्होंने जो बताई है इसकी प्रकृति को लेकर के, ठीक है। पहली बात इन्होंने बताई बीरस्टीड महोदय ने कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। यानी प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, ये सब एक प्रकार से नहीं है। यानी कि प्राकृतिक विज्ञान एक प्रकार से नहीं है, यानी कि ये नेचुरल साइंस नहीं है। देखें यहाँ पर अंग्रेजी में सोशोलॉजी इज द सोशल साइंस नॉट अ नेचुरल साइंस। सोशोलॉजी नेचुरल साइंस नहीं है, कैसा साइंस है, सोशल साइंस है ये, यानी कि एक समाज शास्त्र क्या है, एक सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। तो पहला प्रकृति, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये कहते हैं रॉबर्ट बीरस्टीड कि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। अमूर्त मतलब कि ऐसा विज्ञान जो तो ना तो दिखता है ना ही उसको आप छू सकते हैं, बस केवल महसूस कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ही पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो कि एक प्रकार से इसको विज्ञान कहते हैं और कुछ पॉइंट है जो विज्ञान नहीं कहते। ये मूर्त विज्ञान नहीं है, यानी ऐसा विज्ञान नहीं जो आपको दिखेगा, ठीक है। तो मूर्त विज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ अमूर्त विज्ञान आप इसको कह सकते हैं। सोशोलॉजी इज एन ऑब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट अ कॉन्क्रीट साइंस, ओके। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल इससे भी मैं सहमत हूँ। तीसरा पॉइंट रॉबर्ट बीरस्टीड महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। क्या, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान, यानी कि सोशोलॉजी इज अ पेपर साइंस नॉट एन अप्लाइड वन, यानी कि एक प्रकार से व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, ठीक है, ये एक विशुद्ध विज्ञान है, ठीक है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। इसके अलावा चौथा पॉइंट ये है कि समाजशास्त्र एक वास्तविक यानी निश्चयात्मक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। तो ये आइडियल साइंस नहीं है, एक वास्तविक या निश्चयात्मक विज्ञान मान सकते हैं, लेकिन आदर्शात्मक विज्ञान इसको आप नहीं मान सकते, ठीक है, आइडियलिज्म से संबंधित नहीं मान सकते। सोशियोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस, ओके। पांचवा पॉइंट है कि समाजशास्त्र जो है सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। यानी कि क्या है, समाजशास्त्र क्या है, एक सामान्य विज्ञान है, एक विशेष विज्ञान। विशेष विज्ञान भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, ये सब हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमने समाजशास्त्र की प्रकृति को समझा कि इसकी प्रकृति कैसी है। तो बेसिकली समाजशास्त्र की प्रकृति कुछ ऐसी है जो मैंने आपको वहाँ पर बताया। समाजशास्त्र की विशेषताओं को जान लेते हैं और इसके प्रकार को समझ लेते हैं। देखिए अगस्त कॉम्ट की अगर बात करें तो उनसे लेकर के वर्तमान विद्वानों, चूँकि अगस्त कॉम्ट ने 1838 में समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी नाम से पुकारा था, तो मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको समझाया था। तो वर्तमान तक एक प्रकार से अगर देखें अगस्त कॉम्ट से लेकर के, तो समाजशास्त्र की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। देखिए विशेषताओं को समझने का प्रयास करें।
समाजशास्त्र की पहली विशेषता यह है कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन से रिलेटेड है, यानी समाज में मतलब समाजशास्त्र समाज के अध्ययन से संबंधित है। दूसरी बात, समाजशास्त्र मानव ज्ञान की एक शाखा है जिसमें सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तीसरी विशेषता यह है कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के कारणों और परिणाम, सामाजिक क्रिया क्यों होती है, सामाजिक क्रिया के द्वारा कौन से परिणाम होते हैं, उन दोनों के बीच में क्या संबंध होते हैं, उस सभी की जानकारी समाजशास्त्र हमको देता है, ये भी विशेषता है। चौथी विशेषता समाजशास्त्र की यह है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर पेज ने भी इस बात की पुष्टि करी है। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का या सामाजिक संबंधों का क्या है भैया? सामाजिक संबंधों का जाल है क्या? समाज, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से एक तर्क हुआ। इसके अलावा अगली विशेषता समाजशास्त्र की है कि समाज एक सावयव है। सावयव मतलब होता है शरीर है, ठीक है, एक शरीर की भांति है। इस सावयव के दो भाग हैं, पहला है बाहरी और दूसरा है आंतरिक। जैसे मनुष्य के शरीर का एक बाहरी भाग है और एक आंतरिक भाग है, जैसे समाजशास्त्र का एक बाहरी भाग है और एक आंतरिक भाग है। समाजशास्त्र मानव की वह शाखा है जो मानव का एक समग्रता के साथ अध्ययन करती है। तो ये भी एक प्रकार से इसकी विशेषता समाजशास्त्र की। अगली विशेषता समाजशास्त्र की आप लिख सकते हैं क्या कि इसके अंतर्गत यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। कॉम्टे ने यानी अगस्त कॉम्टे ने नैतिकता को समाज की सर्वोच्च प्रगति के रूप में स्वीकार किया है, ये भी एक विशेषता है। इसके अलावा सबको याद नहीं करना है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जान लेना, समझ लेना कि भाई है क्या समाजशास्त्र। इसकी विशेषता, समाजशास्त्र का संबंध मानव जीवन से है। यह उन अवस्थाओं का अध्ययन करता है जिनमें अंतरक्रियाएं और अंतर संबंध उत्पन्न होते हैं। यानी समाजशास्त्र केवल अंतरक्रियाएं और अंतर संबंध बनाने वाले समूहों का या समाज का अध्ययन करते हैं, उन्हीं अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सामाजिक घटनाओं का शास्त्र है समाजशास्त्र। काम्टे ने समाजशास्त्र को वैश्विक मतलब विज्ञान माना है कि एक वैश्विक विज्ञान है। इसके माध्यम से साकारवाद की प्रतिस्थापना एक प्रकार से करना चाहते थे अगस्त काम्टे। नौवीं विशेषता इसकी ये है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सीमित, मतलब समाजशास्त्र का जो अध्ययन है उसका क्षेत्र सामाजिक समूह है, यानी सामाजिक समूहों का अध्ययन एक प्रकार से इसमें किया जाता है। इसके अलावा अगर देखें, इसके अलावा समाजशास्त्र उन प्रतिक्रियाओं का भी अध्ययन है या अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र के अंतर्गत उन प्रक्रियाओं का जिनके द्वारा समूहों यानी सामाजिक समूह जो होते हैं उनका निर्माण होता है। चूँकि सामाजिक समूहों का निर्माण सामाजिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही होता है, तो उन्हीं प्रक्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। उनमें परिवर्तन जो होता है समूहों में या सामाजिक प्रक्रियाओं में, उन सभी का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। इसके अलावा अगस्त काम्टे कहते हैं कि समाजशास्त्र को एक प्रकार से कह सकते हैं हम क्या, समाजशास्त्र क्या करता है, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। ये समाजशास्त्र की परिभाषा को देते हुए अगस्त काम्टे ने कहा कि जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आप समझ पा रहे हैं। समाजशास्त्र के प्रकार को समझें। समाजशास्त्र बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला समाजशास्त्र है आपका समष्टि। समष्टि मतलब क्या होता है, जिसमें आप बड़े स्तर की जानकारी लेते हैं। एक होता है व्यष्टि, ठीक है, व्यष्टि, तो व्यष्टि माने छोटा। आप समझने का प्रयास करें। समष्टि क्या होता है भाई, थोड़ा थोड़ा। समष्टि और समाजशास्त्र, समष्टि समाजशास्त्र, इसमें बड़े समूहों, बड़े संगठनों और बड़े सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है समष्टि में। और व्यष्टि में क्या होता है, अब आमने सामने की अंतःक्रिया के बारे में, मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनुष्यों के बीच में जो आपसी संबंध होते हैं एक दो व्यक्तियों के बीच में, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा एक प्रकार से चैप्टर नंबर 2 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो कि एक प्रकार से परीक्षा में लगातार पूछी जाती हैं। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चंस और आंसर्स लगा लेते हैं, ठीक है, कि आखिरकार आपके कौन कौन से क्वेश्चंस जो होंगे ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं, ठीक है। आइए देखने का प्रयास। चैप्टर नंबर 1 में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए थे। बहरहाल यहाँ पर भी मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं और पिछले वर्ष कई विश्वविद्यालयों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो कोई भी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी उसमें ये प्रश्न आएंगे। समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ, बताएं। समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? सबसे पहले अमेरिका नहीं, इंग्लैंड में नहीं, जर्मनी में भी नहीं, फ्रांस में हुआ, ठीक है। फ्रांस में कौन? 1838 में, ठीक है। कौन? अगस्त काम्टे नाम के व्यक्ति। इसीलिए एक प्रकार से इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, समाजशास्त्र किस क्रांति का प्रतिफल है? चीनी क्रांति नहीं, रशियन क्रांति नहीं, अमेरिकन क्रांति नहीं, फ्रेंच क्रांति, ठीक है। फ्रेंच क्रांति का एक प्रकार से प्रतिफल है समाजशास्त्र, ठीक है। समाजशास्त्र किसका? फ्रेंच क्रांति का, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आपसे पूछेगा कि सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताएंगे किसने दिया?
दुर्खीम ने दिया। इमाइल दुर्खीम ने ही एक प्रकार से सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया और इन्होंने ही कहा था कि समाजशास्त्र क्या है, सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। और इन्होंने ही आत्महत्या का सिद्धांत दिया। किसने? दुर्खीम महोदय ने। आत्महत्या का सिद्धांत की बात करेगा तो भी दुर्खीम महोदय ने ही इसको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? समाज का अध्ययन करता है। किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसको किसने कहा था भैया? इसको किसने कहा था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया था ओडम ने कहा था। बिल्कुल ओडम। ये तीनों गलत हैं। ओडम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथे का। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन आ चुका है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है या कथन किसका है? बताएं। तो जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है या कथन किसका है भैया? तो मतलब जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है या कथन है किसका? मैकाइवर पेज का। मैकाइवर पेज ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है हर एक विश्वविद्यालय में। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है हर्बर्ट स्पेंसर नाम के समाजशास्त्री ने। समाज का सावयवी सिद्धांत जो दिया है वो इन्होंने दिया है किसका? समाज का सावयवी सिद्धांत। समाज का सावयवी सिद्धांत। ठीक है, समाज का सावयवी सिद्धांत जो दिया है वो एक प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। समाज को एक व्यक्ति या एक शरीर या मनुष्य की बॉडी मानते हैं ये। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग एक प्रकार से समाज के जो अंग हैं या बॉडी के जो अंग हैं उनको समाज के एक एक पहलू। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया। वो एक प्रकार से भाग कौन कौन से? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सातवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को कैसे बांटा था? सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के बारे में इसको बांटा था। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी दो भागों में बांटा था समाजशास्त्र को। ठीक है, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी किसने बांटा था? अगस्त काम्टे, समाजशास्त्र के जनक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन से एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है। प्रश्न है आपका कल्चरल सोशियोलॉजी। कल्चरल सोशियोलॉजी नाम की एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। कल्चरल सोशियोलॉजी नाम की पुस्तक को लिखा किसने है? गिलिन और गिलिन, जेपी गिलिन और जेएल गिलिन। ये एक प्रकार से इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? देखिए, टीबी बाटोमोर समाजशास्त्री हैं, मैक्स वेबर भी समाजशास्त्री हैं, अगस्त काम्टे भी समाजशास्त्री हैं। चार्ल्स डार्विन एक प्रकार से जीव वैज्ञानिक हैं। ये एक प्रकार से डार्विन ने डार्विनवाद लैमार्कवाद आप लोग 12th में पढ़े होंगे। ठीक है, 12th में आपने पढ़ा होगा डार्विनवाद और लैमार्कवाद के बारे में। ठीक है, तो ये वही है। आगे देखते हैं। और इन्होंने एक प्रकार से कई सिद्धांत दिए हैं डार्विन ने, हालांकि ये समाजशास्त्री नहीं है। आगे देख 10वां क्वेश्चन से सोशियोलॉजी, सोशियस एवं लोगोस दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये शब्द दो अलग अलग भाषाओं के हैं। तो सोशियस शब्द जो बना हुआ है किससे बना हुआ है? सोशियस शब्द लैटिन भाषा का है और लोगोस शब्द ग्रीक भाषा का है। तो लैटिन यहाँ पर आप लिख लें, लैटिन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है और यहाँ पर ग्रीक लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रीक। तो ग्रीक और लैटिन दो एक प्रकार से, लैटिन जो है ये इससे सोशियस लैटिन भाषा का है और लोगोस ग्रीक भाषा का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पुस्तक द रूल्स ऑफ द सोशोलॉजिकल मेथड, पुस्तक बड़ी फेमस है। द रूल्स ऑफ द सोशोलॉजिकल मेथड, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इमाइल दुर्खीम की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में कई बार आया है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इन सभी के एक प्रकार से जो मतलब MCQs के जो PDF होंगे ये सब आपको उसी हिंदी वाले कोर्स में मिलेंगे। तो हिंदी का कोर्स अगर आपको लेना है तो 91 61 93 60 62 पर इस पर तुरंत SMS करें। हिंदी का कोर्स आपको मात्र 100 रुपये में दिया जाएगा। ठीक है, आप SMS करिएगा, वहाँ पर एक प्रकार से आपको स्कैनर सेंड किया जाएगा, वहीं पर आपको 100 रुपये सेंड कर देने हैं, आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं चलाते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, तो आप दूसरे से भी करवा सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा बस। अगला क्वेश्चन से, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है? किसने कहा? फटाफट से आप बताएंगे। किसने कहा कि समाज क्या है? समाज सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। तो अगस्त काम्टे ने ही कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? विज्ञानों का विज्ञान नहीं, साहित्य का अध्ययन नहीं, विज्ञान का अध्ययन नहीं, समाज का विज्ञान। बिल्कुल, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो 13वें का बी ऑप्शन समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जेमिन सॉफ्ट एवं जेसल सॉफ्ट की अवधारणाओं से किसका नाम संबंधित है? बताएं। तो जेमिन सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट जो है ये एक प्रकार से टॉनीज से संबंधित एक प्रकार से दोनों टर्म्स हैं। टॉनीज एक समाजशास्त्री है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न आ चुका है,
किसने कहा कि समाज सादृश्यता एवं सामूहिक चेतना है? बताएं। समाज सादृश्यता और सामूहिक चेतना है, किसने कहा? तो गिडिक्स ने कहा था इस बात को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न बड़ा फेमस है और परीक्षा में लगातार पूछा आता है। फॉकबेज नाम की पुस्तक किसने लिखी है? बताएं। फॉकबेज पुस्तक किसने लिखी है? तो फॉकबेज पुस्तक को लिखा ग्राह समनर ने। सी ऑप्शन में दिया है समनर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित कौन नहीं भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो पीटरिम सोरोकिन नहीं है, बाकी वानबीज, सीमेल, बीरकांत ये सब हैं। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था आपको। अगला क्वेश्चन आपका है, जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र जो है वो समाज का मतलब सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र ऐसा बताया था जॉनसन महोदय ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी, पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, इसके लेखक कौन है? परीक्षा में हमेशा पूछा आता है। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक को लिखा किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर का। बड़े फेमस विद्वान रहे हैं किंग्सले डेविस। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने समाजशास्त्र को नवीनतम विज्ञान कहा? समाजशास्त्र को नवीनतम विज्ञान किसने कहा भैया? अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को नवीनतम विज्ञान कहा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? अगस्त काम्टे समाजशास्त्री हैं, मैकाइबर पेज हैं, इमाइल दुर्खीम भी समाजशास्त्री हैं, चार्ल्स डार्विन जो है जीवशास्त्री हैं, ये समाजशास्त्री नहीं हैं। तो यही इसीलिए करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या समझा भाई? आप लोगों ने एक प्रकार से समाजशास्त्र के सेकंड चैप्टर के बारे में विस्तार से जान लिया। ठीक है, बाकी आप हिंदी का कोर्स ले लीजिएगा, उसमें आपको चैप्टर वाइज वीडियो भी मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आपको कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह क्या होता है, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बना दिया था कि भाई सब्जेक्ट कौन कौन से लेने चाहिए बीए में। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके लिए अभी डाला है मैंने, ठीक है, आज ही डाला है। ये आपका एक प्रकार से नवीनतम पाठ्यक्रम है, ये मतलब कि सिलेबस है शिक्षा शास्त्र का, आप देख लीजिएगा इसको भी। ठीक है, अगर आपका शिक्षा सब्जेक्ट है। इसके अलावा सोशियोलॉजी का प्रथम चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है। चैप्टर नंबर 1 ये था, चैप्टर नंबर 1 ये। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 2 आज लिखा हुआ मिला था। ऐसे ही जब अगला वीडियो आएगा वो तीसरा चैप्टर का, तो तीसरा चैप्टर यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, चर्चा करेंगे हम तीसरे चैप्टर के बारे में। तीसरे चैप्टर में मैं आपको बता दूँ आपको पढ़ना क्या क्या है। तीसरे चैप्टर में देखिए, पहले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? पहले चैप्टर में आप लोगों ने समाजशास्त्र के अर्थ को, अध्ययन क्षेत्र को, विषय वस्तु को और समाजशास्त्र की परिभाषा को समझा। सेकंड चैप्टर में हमने समाज की प्रकृति, समाजशास्त्र की प्रकृति, वैज्ञानिक और मानविकी उन्मुख को समझा। अब थर्ड चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे भारत में समाजशास्त्र का इतिहास और प्रादुर्भाव और विकास, यानी भारत में समाजशास्त्र का उद्भव, प्रादुर्भाव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसके बारे में डिटेल में जानकारी हम लोग थर्ड चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।